Students, I hope all you are good. This is Ashish and welcome to Confiance Education. आज हम आपके लिए क्या है क्लास 9th का चैप्टर थर्ड। ये चैप्टर थर्ड बोले तो सिविक्स का है, मतलब नागरिक शास्त्र। चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स बोले तो चुनावी राजनीति। अब ठीक है, इस वीडियो में हम चुनावी राजनीति के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे और समझेंगे भी। कोशिश तो सारी करेंगे, बाकी देखते क्या क्या हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं ओवरव्यू। ठीक है, इस चैप्टर का सबसे स्टार्टिंग का पॉइंट या टॉपिक बोल लो। ओवरव्यू क्या होता है? ओवरव्यू मतलब होता है कि इस चैप्टर में हम पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसका एक ओवरव्यू देखते हैं। ठीक, पहला है हाउ रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड। रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं हमारे देश के या किसी भी कंट्री के, वो कैसे इलेक्ट होते हैं। ठीक, वाई इलेक्शंस आर नेसेसरी एंड यूजफुल इन अ डेमोक्रेसी। जो इलेक्शंस होते हैं वो क्यों ज़रूरी हैं किसी भी कंट्री के लिए, और यूजफुल कैसे होते हैं डेमोक्रेसी के अंदर, मतलब डेमोक्रेसी में इलेक्शन कैसे यूजफुल है। हाउ इलेक्टोरल कंपटीशन अमंग पार्टीज सर्व्स द पीपल। जो इलेक्टोरल कंपटीशन होते हैं कई सारी पार्टियों के बीच में, उससे लोगों को किस तरह फायदा पहुंचता है। व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। इलेक्शन में ऐसी क्या चीजें होती हैं जो उसे डेमोक्रेटिक बनाती है, लोकतांत्रिक बनाती हैं। डिस्टिंग्विश डेमोक्रेटिक इलेक्शन फ्रॉम नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। हम फर्क जानेंगे किसके बीच में, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के और नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के बीच में। क्या होते हैं डेमोक्रेटिक इलेक्शन और क्या होते हैं नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। इलेक्शंस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये भी समझेंगे। रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन। जो इलेक्शंस होते हैं किसी भी कंट्री में, उसमें इलेक्शन कमीशन का क्या रोल होता है, इलेक्शन कमीशन की क्या अहम भूमिका उसमें होती है, ये भी हम इस चैप्टर में जानेंगे। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा। ठीक है, इससे पहले एक चीज हम जान लेते हैं, एक वर्ड जिसका यूज इसमें बार बार होने वाला है, रिप्रेजेंटेटिव्स। क्या? रिप्रेजेंटेटिव्स। रिप्रेजेंटेटिव्स मतलब होता है कि किसी को भी प्रेजेंट करना, अगेन दोबारा से रिप्रेजेंट करना, वो होता है रिप्रेजेंटेशन। और उसको करने वाला होता है रिप्रेजेंटेटिव। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं, इसका एग्जांपल आप स्कूल में देखो। जैसे कि स्कूल है, अब क्लासेस है ए बी सी, तीन सेक्शन है ए बी सी। क्लास 9th का तीन सेक्शन है, ए सेक्शन, बी सेक्शन और सी सेक्शन। अब इन तीनों सेक्शन में एक एक मॉनिटर होते हैं। सब क्लासेस का एक एक मॉनिटर होगा, ए का भी एक मॉनिटर होगा, बी का भी एक मॉनिटर होगा और सी का भी एक मॉनिटर होगा। अगर किसी बाहरी टीचर को आके क्लास का रिपोर्ट लेनी है कि क्लास में कौन कैसा है, या क्लास से बात करनी है, तो क्लास के वो सारे बच्चों से एक साथ तो बात कर नहीं सकते, तो किसी एक ही को खड़ा होगा। तो ज्यादातर आप देखोगे तो कोई भी टीचर आता है तो बोलता है, पूछता है कौन है क्लास का मॉनिटर। तो मॉनिटर एक हिसाब से क्या है, वो आपकी क्लास का रिप्रेजेंटेटिव है, जो आपकी क्लास को रिप्रेजेंट करेगा। और आपकी सारे, जैसे एक क्लास में 60 बच्चे हैं तो 60 बच्चों की तरफ से एक स्टूडेंट बोलेगा, जो कि क्या होगा, मॉनिटर होगा। वो क्लास को रिप्रेजेंट करेगा, बताएगा क्लास के बारे में, क्लास की प्रॉब्लम्स या क्लास में जो भी चीजें होती है, या कोई भी क्लास के बिहाफ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, उन सब के आंसर कौन देगा, क्लास मॉनिटर देगा। तो वो क्या है, एक रिप्रेजेंटेटिव है इन 60 बच्चों का। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे देश में 140 करोड़ लोग रहते हैं, तो 140 करोड़ लोगों की भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो कि कई सारे होते हैं और अलग अलग लेवल पे अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ठीक, आइए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा। ठीक है, तो पहले से पहले यहाँ पे आप देखोगे साइड में एक पेपर की कटिंग है, जो आपकी बुक से ही ली गई है। उसकी बुक में एक पेपर की कटिंग दी गई है, जिसमें क्या लिखा है कि एक जगह है जहाँ पे रात में लोग कई सारे जो थे, एक क्राउड बैठी हुई थी, भीड़, जो कि इंतजार कर रही थी किसके, अपने लीडर का इंतजार कर रही थी। उस भीड़ को बैठे हुए 5 घंटे बीत चुके थे, जो अपने लीडर का वेट कर रही थी। और जो ऑर्गेनाइजर थे, जिन्होंने वो सभा को ऑर्गेनाइज किया था, उस भीड़ को बुलाया था,
उस मूवमेंट को बुलाया था उसका ऑर्गेनाइजर्स जो थे वो उन्हें एश्योर कर रहे थे बार बार कि अभी नेताजी आने वाले हैं, लीडर आने वाले हैं। तो कई जब भी वहां से कोई व्हीकल पास होती तो लोगों को लगता उनके नेताजी आ गए, ठीक है। और जो लीडर आने वाले थे वो कौन थे? मिस्टर देवीलाल। कौन थे? मिस्टर देवीलाल, चीफ ऑफ हरियाणा संघर्ष समिति। हरियाणा संघर्ष समिति के वो क्या थे? चीफ थे, हेड थे, ठीक। अब वो कितने साल के थे? वो 76 ईयर ओल्ड लीडर थे, इतने एजेड बंदे थे, और फिर भी वो उस टाइम पे कई सारी सभाएं मीटिंग वगैरह कर रहे थे। वो एक सुबह 8 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक उनकी मीटिंग्स या जनसभाएं चलती रहती थी, वो एड्रेस करते थे पब्लिक को। तो ये तो एक पेपर की कटिंग है, बाकी हम देखते हैं इसमें क्या होता है। हाँ, तो ये पेपर की कटिंग में के थ्रू ये कहा जा रहा है कि जो एक लीडर थे वो कई सारे जनसभा, जनसंघर्ष, जन आंदोलन वगैरह चला रहे थे। वो एड्रेस करते थे कई अलग अलग जगहों पे लोगों को जाके। तो वो ऐसा क्यों कर रहे थे, क्या चीजें ऐसी हो रही थी, वो जानते हैं। तो एक स्टेट है, हरियाणा की बात कर रहे हैं हम, हरियाणा स्टेट की। तो वहां पे जो रूल्ड था, हरियाणा स्टेट की जो गवर्नमेंट थी वो कौन सी पार्टी की थी? कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट थी। कब से थी? 1982 से वो गवर्नमेंट थी, 1982 से गवर्नमेंट थी वो। और ये जो पेपर की कटिंग है ये कब की बात कर रहा है? 1987 की बात कर रही है, ठीक है। तो 1982 से वहां पे कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट थी। जो चौधरी देवीलाल थे उन्होंने एक मूवमेंट चलाया हुआ था, एक आंदोलन चलाया हुआ था इस कांग्रेस पार्टी गवर्नमेंट के खिलाफ, जिस मूवमेंट का नाम क्या था? न्याय युद्ध, स्ट्रगल फॉर जस्टिस। अब इसी मूवमेंट से उनकी एक पार्टी बनती है, फॉर्म द न्यू पार्टी, जिस पार्टी का नाम होता है लोक दल, ठीक। अब इस पार्टी जो लोक दल पार्टी थी इसने कई सारी अपोजिशन पार्टी के साथ मिल जाती है और एक फ्रंट बना लेती है। फ्रंट मतलब होता है मोर्चा, मतलब एक आदमी के खिलाफ वो ग्रुप बना लेते हैं, वो अपना संगठन बना लेते हैं, जिसे अलायंस भी कहते हैं एक हिसाब से, ठीक है। तो ये क्या है? एक फ्रंट बना लेते हैं या अपोजिशन पार्टी के साथ मिलके। देवीलाल said that his government would waive the loans of farmers and small businessmen। तो जो देवीलाल सिंह जी थे उनकी जो गवर्नमेंट, उन्होंने क्या कहा था कि अगर वो इलेक्शन जीत जाते हैं, तो यहाँ पे याद रखना 1982 से कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट थी और ये बात हो रही है 1987 की। मिट मीन्स यहाँ पे इलेक्शन का टाइम है। तो इलेक्शन के टाइम पे देवीलाल सिंह ने अपना मैनिफेस्टो निकाला था। मैनिफेस्टो मतलब होता है घोषणा पत्र, जिसमें उन्होंने ये अनाउंस किया था कि अगर वो ये वाला इलेक्शन जीत जाएंगे और उनकी पार्टी गवर्नमेंट में आती है तो वो छोटे किसानों, जो स्मॉल फार्मर्स है और जो छोटे बिजनेसमैन है, किसानों और बिजनेसमैन का क्या करेंगे? लोन माफ कर देंगे, ठीक है। ये उन्होंने अनाउंस किया था अपने मैनिफेस्टो में। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? द पीपल वर अनहैप्पी विद द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, ठीक है। अब जो लोग थे वो पहले से ही, जो वहां पे कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट थी जो कि कब बनी थी? 1982 में बनी थी। लोग उससे ऑलरेडी अनहैप्पी थे, नाखुश थे। तो जिसकी वजह से जब इलेक्शन हुए, इलेक्शन कब हुए? 1987 में इलेक्शन हुए। तो इलेक्शन में क्या हुआ? जो लोकदल और उसके साथी थे उन्होंने 76 सीटें जीत ली इलेक्शन में। कितने में से? 90 सीट में से। स्टेट असेंबली, हरियाणा के इलेक्शन थे ना स्टेट असेंबली के, तो उन्होंने 90 सीट में से 76 सीट जो थी वो जीत ली। लोक दल अलोन वोन 60 सीट्स। जो लोक दल थी उसने अकेले ही कितनी सीटें जीती थी? 60 सीटें जीती थी। एंड थस हैड अ क्लियर मेजोरिटी इन द असेंबली, और उसके पास मेजोरिटी थी असेंबली में। अब देखो मेजोरिटी क्या चीज होती है, कैसे आती है। अब देखो टोटल कितनी सीट थी? 90। मेजोरिटी कितना होता है? मेजोरिटी मतलब होता है मोर देन हाफ, हाफ से एक ज्यादा, हाफ से एक ज्यादा। तो 49 का हाफ कितना होता है? 51, मतलब +1, हाफ से एक ज्यादा। तो 46 सीट्स पे क्या होता है? मेजोरिटी थी। मतलब 46 सीट्स अगर कोई भी पार्टी जीतती है तो वो मेजोरिटी में आ जाती है, ठीक है, और उसकी गवर्नमेंट बन जाती है।
तो वही चीज था यहाँ पे। जब देखो लोक दल की तो अकेले कितनी थी, 60 सीट थी लोक दल की अकेले, और मेजोरिटी के लिए कितनी चाहिए, 46 चाहिए। तो लोक दल अकेले ही क्या थी, क्लियर मेजोरिटी थी असेंबली में। फिर कांग्रेस को कितनी मिली, कांग्रेस को केवल 5 सीटें मिली इलेक्शन के अंदर। तो जो वहां के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सीटिंग चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिजाइन दिया। ठीक है, उन्होंने रिजाइन दिया। और जो गवर्नर थे उन्होंने इनवाइट किया किसको, देवीलाल को एज अ न्यू चीफ मिनिस्टर बनने के लिए। अब ऐसा नहीं है कि गवर्नर ने बोल दिया वो चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। जैसे कि कोई भी एक पार्टी होती है जो मेजोरिटी लेके आती है, तो मेजोरिटी जिस भी पार्टी की आएगी, जैसे मेजोरिटी आई लोक दल की, मेजोरिटी पार्टी, तो मेजोरिटी पार्टी का जो लीडर होगा, मेजोरिटी पार्टी का जो लीडर होगा उसे गवर्नर इनवाइट करेंगे गवर्नमेंट बनाने के लिए, सीएम बनने के लिए। ठीक है, तो गवर्नर क्या करते हैं, सिर्फ इनवाइट करते हैं, बना नहीं देते, इनवाइट करेंगे। और इनवाइट करने के बाद इस लीडर को प्रूफ करना पड़ेगा कि इसके पास मेजोरिटी है। अब प्रूफ कैसे करेंगे, ये वोटिंग होगी असेंबली के अंदर, और असेंबली के अंदर जब मेजोरिटी लोग कहेंगे कि इस लीडर को ही सीएम बनाना है, तब गवर्नर एज अ सीएम इनको अपॉइंट करेंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है पूरा सीएम बनने के लिए। ऐसे नहीं गवर्नर का जिसका मन किया गवर्नर ने उसको सीएम बना दिया, ऐसा नहीं होता है। तो यही पूरा प्रोसेस होता है, गवर्नर सीएम को ऐसे ही अपॉइंट करते हैं। ठीक, अब जैसे ही देवीलाल की गवर्नमेंट बनी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ऑर्डर इशू किया, गवर्नमेंट ऑर्डर इशू किया, जिसके थ्रू उन्होंने क्या किया, जितने भी लोन्स थे स्मॉल छोटे फार्मर के या एग्रीकल्चर लेबरर्स हो गए, मतलब जो दूसरों के खेतों पे जो किसान काम किया करते थे, या छोटे बिजनेसमैन, उन सब के लोन माफ कर दिए गए। ठीक है, हिज पार्टी रूल्ड द स्टेट फॉर 4 years। देवीलाल जी की पार्टी जो थी वो मेजोरिटी या पावर में कब तक रही, सिर्फ 4 सालों के लिए रही। और 4 सालों के बाद जब दोबारा इलेक्शन हुए 1991 में, तो क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी अगेन जीत गई और उसने गवर्नमेंट बना ली। ठीक है, ये हमने पूरा केस समझा हरियाणा के इलेक्शन का। अब आगे हम इसी इलेक्शन के रेफरेंस में बाकी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको हरियाणा का इलेक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस, हमें इलेक्शंस की जरूरत क्यों होती है। अब जाहिर सी बात है, डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे दो कंडीशंस देखते हैं, एक ए कंडीशन और एक बी कंडीशन। ठीक है, ए कंडीशन में क्या है, यहाँ पे सिर्फ 10 लोग हैं। ठीक, सिर्फ 10 लोग हैं। और बी कंडीशन में क्या है, यहाँ पे भी सिर्फ 10 ही हैं, पर ये 10 लोग ना होके ये 10 करोड़ लोग हैं। ठीक, अब जैसे इसी ए ग्रुप को क्या करना है, ए सिचुएशन में क्या करना है, कोई डिसीजन लेना है लोगों के लिए। ठीक है, ये 10 ही लोग हैं। अब इन्हें कोई डिसीजन लेना है कि उन्हें कोई न्यू प्लॉट लेना है, न्यू कार लेनी है, या एजुकेशन पे कितना इन्वेस्ट करना है, या किसी भी चीज़ के लिए लेकर डिसीजन लेना है। तो ये 10 लोग क्या करेंगे, एक रूम में बैठ के एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हैं, और डिस्कस करने के बाद ये जो चाहे डिसीजन ले सकते हैं एक दूसरे को मना के। ठीक है, तो ये तो हुई 10 लोगों की बात। पर अब जब 10 करोड़ लोगों के लिए डिसीजन लेना है कि 10 करोड़ लोगों के लिए क्या पॉलिसी बनेगी या क्या काम होना है, रोड बनना है या फिर सड़कें, रोड, स्कूल, हॉस्पिटल, या कोई भी पॉलिसीज है, फॉरेन रिलेशंस कैसे होंगे, तो ये क्या 10 करोड़ लोग एक साथ जाएंगे कहीं पे भी बात करने कि ये रोड बनना है, ये कंस्ट्रक्शन का काम होना है, दूसरे देश से ऐसे रिलेशन रखने। तो ये 10 करोड़ लोग तो एक रूम में भी नहीं आएंगे कि एक दूसरे से बात कर ले, बैठ के डिस्कशन कर ले, तो ये तो इम्पॉसिबल है। तो इसी तरीके से इन 10 करोड़ लोगों को क्या किया जाता है, छोटे छोटे जोन्स में बांटा जाता है। छोटे छोटे जोन्स में मतलब जैसे कि 50 लाख पे एक लोग, 50 लाख पे एक लोग। ठीक है,
तो इन 50 लाख, अब ऐसे ही 50-50 लाख के कितने जोन डिवाइड हो जाएंगे, 20 जोन डिवाइड हो जाएंगे। तो ये एज ए एग्जाम्पल लिया है मैंने, 50 लाख 10 करोड़ लोगों को क्या किया, 20 जोन में डिवाइड कर दिया गया, जिसमें 50-50 लाख के लोग हैं, ठीक है, एक जोन में 50 लाख लोग हैं। तो हर एक 50 लाख जोन वाले एरिया से ये लोग क्या करेंगे, अपना एक लीडर अपॉइंट करेंगे, अपना एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करेंगे। तो यहाँ से एक बंदा आएगा, ठीक है, यहाँ से कोई एक बंदा आएगा, और ऐसे ही ऐसे 20 जगह से है तो 20 जगह से अलग अलग एक एक बंदे आएंगे, ठीक है। तो ऐसे क्या होंगे, हमारे पास टोटल 20 मेंबर्स हो जाएंगे। अब देखोगे तो किसी भी इन 10 करोड़ लोगों के लिए डिसीजन लेना है तो ये 20 लोग मिलके ले सकते हैं। तो ये पॉसिबल तो सिर्फ छोटे लोगों के लिए, पर बड़े लोगों के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो एक रूम में बैठ के कोई भी डिसीजन ले सके। उनको डिसाइड करने के लिए वो क्या करते हैं, अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को बनाते हैं, और रिप्रेजेंटेटिव क्या करते हैं, उनके लिए डिसीजन लेते हैं। तो अब बात आती है कि ये 50 लाख लोग भी एक बंदे को इन्हें चूज करके भेजना है, तो ये 50 लाख लोग एक बंदे को कैसे चूज करेंगे। अब ये 50 लाख में कई आदमी होंगे, औरतें होंगी, बच्चे होंगे, बूढ़े होंगे, तो सबकी पसंद अलग अलग है। तो इनको पसंद करने के लिए भी तो ये भी तो एक मुश्किल टास्क है कि 50 लाख लोगों का एक चीज पे, एक बंदे के लिए एक साथ होना है कि ये बंदा हमारे लिए ठीक है, इसी को हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं। तो ये भी इम्पॉसिबल सा ही है कि 50 लाख लोग एक साथ मान जाए, नहीं होगा। या 50 लाख लोग, अब जैसे कि इसी बंदे के क्या है, क्राइटेरिया रख दिया जाए कि ये जो एक बंदा चूज करना है, इसका क्राइटेरिया क्या है, जो भी इन 50 लाख लोगों में से सबसे ज्यादा एजुकेटेड होगा, क्या होगा, एजुकेटेड होगा, या फिर एक्सपीरियंस्ड होगा, ठीक है, एक्सपीरियंस्ड होगा, तो उसे हम बना देंगे अपना क्या, रिप्रेजेंटेटिव। तो ये भी पॉसिबल नहीं है कि कौन सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है या एजुकेटेड है, कैसे पता चलेगा। किसी के एजुकेशन या किसी की नॉलेज, एजुकेटेड क्या, नॉलेज लिख लो, क्या है, नॉलेज। तो कौन सबसे ज्यादा नॉलेजेबल है, ये भी कैसे पता चलेगा, ये भी तो इम्पॉसिबल सा एक टास्क है। तो ये भी इम्पॉसिबल सा टास्क है। तो इन्हीं सारी चीजों को सॉल्व करने के लिए लोग इलेक्ट कर सके, इसीलिए क्या होते हैं, इलेक्शन इम्पॉर्टेंट होते हैं। लोग क्या करते हैं, वोट डालते हैं सिंपली, और वोट डाल के वो क्या करते हैं, लोगों को इलेक्ट करते हैं, जिसे भी उन्हें अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाना होता है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमें इलेक्शंस की नीड क्यों है, ठीक है। वो तो हमने उसमें 2 एग्जाम्पल करके देख लिए, बाकी आप उसमें और भी समझ सकते हैं कि इलेक्शंस के थ्रू हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को इजीली चूज कर सकते हैं। इलेक्शंस के थ्रू हमें वैरायटी पता चल सकती है। वैरायटी मतलब जैसे कि ए बंदा खड़ा है, बी बंदा खड़ा है, सी बंदा खड़ा है, पब्लिक है 50 लाख लोग, ठीक है। अब ये 50 लाख लोग में से सबका अलग अलग आइडियोलॉजी होती है कि कौन किसको चूज करना चाहता है। तब इस 50 लाख लोगों में से 10 लाख लोगों ने इसे चूज करा, 20 लाख लोगों ने इसे चूज करा, बाकी कितने बचे, 20 लाख लोगों ने इसे चूज करा, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है, इस 50 लाख लोगों में से बहुत कम ही लोग हैं जो इसे चूज करना चाहते हैं, जो इन्हें चाहते हैं कि ये इनके लिए डिसाइड करे या डिसीजन ले। बाकी इन दोनों को 50-50 मिला हुआ है, ठीक है। अब इसमें से किसी को ज्यादा किसी को कम मिल जाएगा। अगर यहीं पे ये चीज कैसे हो, इसको 25 लाख मिला है और इन्हें 15 लाख मिला है। तो अब क्या हुआ, मेजोरिटी इन्हें चाहती है कि ये इनकी तरफ से डिसीजन ले, तो इन्हें क्या किया जाएगा, ये इलेक्शन जीत जाएंगे और ये बन जाएंगे वहां उस एरिया के रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। अब वो रिप्रेजेंटेटिव एमपी के तौर पे भी बन सकते हैं, एमएलए के तौर पे भी बन सकते हैं,
एमएलए के तौर पे भी बन सकते हैं, ठीक है। अब वो किस चीज़ के इलेक्शन है, एमपी के इलेक्शन है या एमएलए के इलेक्शन है, स्टेट के हैं, सेंट्रल के हैं, वो उस चीज़ पे डिपेंड करता है, ठीक। तो आइए बाकी हम इसमें देखते हैं आगे के पॉइंट क्या कहते हैं। अब हम इलेक्शन की डेफिनेशन समझते हैं कि इलेक्शन होते क्या है। द मैकेनिज्म बाय विच पीपल कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एट अ रेगुलर इंटरवल एंड चेंज देम इफ दे विश टू डू सो दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड इलेक्शन। तो इलेक्शन क्या होते हैं? इलेक्शन वो मैकेनिज्म है जिसके थ्रू क्या करते हैं, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और वही रिप्रेजेंटेटिव जो है उन्होंने चुना है वो चाहे तो उन्हें चेंज भी कर सकते हैं कुछ इंटरवल के बाद। अब ऐसा नहीं कि सुबह चुना और रात में उनका काम पसंद नहीं आया तो चेंज कर दिया, ऐसा नहीं है। जब एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है तो 5 ईयर के लिए चुना जाता है, ठीक है। तो 5 साल तक वो काम करता है। अगर 5 साल बाद पब्लिक को उनका काम पसंद नहीं आया, उन्हें अच्छे नहीं लगे, तो वो क्या कर देते हैं, उन्हें चेंज कर देते हैं नेक्स्ट इलेक्शन जब होते हैं। तो इसी मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, इलेक्शन बोलते हैं। अगर उनका काम उन्हें पसंद आया तो वो दोबारा इलेक्शन में उन्हीं को वोट देके अगले 5 साल के लिए दोबारा इलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब इन एन इलेक्शन द वोटर्स मेक मैनी चॉइसेस। अब इलेक्शंस जब होते हैं तो वोटर्स के पास कई सारे चॉइस होते हैं। वोटर्स कौन होता है? वोट देने वाला, क्योंकि हम वोट दे के ही इन्हें चुनते हैं। तो वोटर्स कौन होता है? वोट देने वाला, ठीक है। दे कैन चूज हु विल मेक लॉज फॉर देम। जो वोटर होता है वो इलेक्शन में चूज कर सकता है कि कौन उनके लिए कानून बनाएगा। दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजंस। अब वो ये भी चूज कर सकते हैं कि कौन गवर्नमेंट बनाएगा और कौन उनके लिए डिसीजंस लेगा, निर्णय लेगा। लास्ट पॉइंट क्या कहता है, दे कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग। वो उस पार्टी को भी चूज कर सकते हैं जो पॉलिसीज बनाने में गवर्नमेंट को गाइड करेगी और उनको हेल्प भी करेगी लॉ मेकिंग में, मतलब कानून बनाने में। क्योंकि जो गवर्नमेंट बनती है वो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से ही कनेक्टेड होती है, पॉलिटिकल पार्टी से ही कनेक्टेड होती है। तो पॉलिटिकल पार्टी से जब कनेक्टेड होती है तो पॉलिटिकल पार्टी का उसमें इंटरफेरेंस भी होता है, ठीक। तो हम पॉलिटिकल पार्टी के बिहाफ पे क्या करते हैं, वोट डालते हैं और फिर वही पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है उनकी पॉलिसीज को गाइड करती है गवर्नमेंट की और लॉ मेकिंग में भी। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे हमसे ऐसे ही आने वाली और भी वीडियोस के लिए।